हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए सीटेट के सेकंड पेपर साइंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैंने 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज मैं कराने जा रही हूँ आपको साइंस का 6th क्लास का चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 को रीड करने वाले हैं। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर का नेम है वस्तुओं के समूह बनाना। रुक जाएँ, अभी कहीं ना जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को स्किप ना करें बीच में। ओके, और चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। अब रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं हम देख लेते हैं। कौन सी वस्तुएं हैं? हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियों, बैलगाड़ियों, साइकिलों, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम? बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं हम? बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न-भिन्न होते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, खाने की हों, पीने की हों या फिर कोई वस्तु हो या फिर बुक हैं, सभी चीज़ें जो भी हैं, व्हीकल है कोई वस्त्र है, खिलौने हैं, सभी क्या हैं? उनका जो गुण होता है या फिर उनका जो रंग होता है या आकृति, शेप होती है, वो सब कुछ अलग-अलग होती है। आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। देखिए नीचे ना कुछ वस्तुएं भी दी हुई हैं, इन्हें भी समझाएंगे। और आपको सबसे पहले क्या देखनी है? जो आप अगर किसी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम में देखिए कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। और जो आपके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं तो गोल जो आकृति है उसकी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पहचानिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, मतलब कि जो थोड़ा सा गोल तो होती है, थोड़ी चेंज होती हैं, थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं अब? मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं? अलग अलग समूह बनाने हैं। अब हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र जिसमें जल भरा हुआ होता है, वाटर कूल बोल देते हैं, पाइप होते हैं तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस प्रकार से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ होते हैं कांच के, धातुओं के, प्लास्टिक के, लकड़ी के, रुई के, कागज के, पंख के तथा मृदा हो सकते हैं। ठीक है, तो आप भी देखते हैं आपके घर में या आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तु जो होती हैं अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है, अलग अलग पदार्थों की। कुछ होती हैं लकड़ी की बनी हुई, कोई ऊन की बनी हुई होती है, कोई कांच की बनी हुई होती है, कोई प्लास्टिक की होती हैं। ठीक है, क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो आप ज़रूर विचार करेंगे इन सभी के विषय में। तो हम पढ़ते हैं किन पर हम विचार करेंगे। आइए देख लेते हैं। आइए अब हम हमारे चारों ओर से जितने संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं उनको एकत्र करेंगे। उसके बाद हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। ओके, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, जो स्कूल में हमें मिलेगा,
या आसपास से। चौक मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, नोटबुक मिलेगी, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ठीक है। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। मतलब कि जो बाहर होती हैं या बड़ी चीज है या भारी है उन्हें। जैसे कि उदाहरण क्या है, दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर और सड़कें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है, जो भी हमने देखी थी उन सभी से। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम उनके प्रकृति के अकॉर्डिंग या उनके काम के अकॉर्डिंग या आकृति के अकॉर्डिंग उन्हें अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की हुई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। एक है यहाँ पर सारणी, उसको हम देख लेंगे अभी। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श किया जा सकता है या विचार विमर्श कीजिए। इनमें लिखना है आपको, ये सारणी दे रखे 2.1। ओके, आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, क्रियाकलाप है 2। सारणी 2.2 में एक सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं। पहले क्या है, वस्तु है प्लेट। प्लेट किस किस पदार्थ से बनी हुई होती है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से। तो पैन किस चीज़ से बना हुआ होता है, प्लास्टिक से और धातु। अब हम क्या ले लेते हैं, टेबल ले लेते हैं। हम मेज ले ली हमने, लकड़ी की भी बनी होती है, लोहे की भी होती है, और मेज ले लेते हैं हम। मेज लकड़ी की भी होती है, कांच की भी होती है, ठीक है, और किस चीज़ की होती है, लोहे की भी होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। बोजो क्या कह रहा है, बोजो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब प्रयास करके क्या करेंगे, अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। कॉलम जो हमारा 2 है। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने ये पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसी भी होती हैं कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है वो भी देख लेते हैं। सारणी देखते हैं। अब सारणी है 2.2। 2.2 सारणी क्या कहती है, पदार्थ है हमारे पास, समान पदार्थ से बनी वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इन पदार्थों, लकड़ी जो होती है, लकड़ी का क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसकी बनी हुई होती हैं। आगे देखते हैं। कागज़ है हमारा। कागज़ किस चीज़ का बना हुआ होता है, कागज़ बना हुआ होता है, कागज़ की बनी हुई होती हैं पुस्तकें, नोटबुक। मतलब कुछ पदार्थ हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर,
डायरिया, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। चमड़े की बेल्ट होती है, वो होते हैं शूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक के क्या बने होते हैं, टब होता है, बकेट होती है, बास्केट होती है, बैट होता है, डस्टबिन होता है। रुई की क्या होती है, रुई की रजाई बनती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन सब चीज़ों की बनी हुई होती हैं। आगे देख लेते हैं अब हम। आगे क्या है, आगे पढ़ लेते हैं कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो आगे पढ़ते हैं। पदार्थों के गुण, पदार्थों के क्या क्या गुण हैं उनको देखते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। आगे देखते हैं। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की हुई है तो हम उन्हें देख लेते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहले देखते हैं दिखावट, जो मतलब कि हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। दिखावट में क्या है, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है और दिखाई पड़ती है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप देखते हैं इसकी एक्टिविटी में क्या होता है। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं। जैसे कि संभव हो सके किसी भी दृढ़ से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए और द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को क्या करेंगे, रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि द्युतिवान है अथवा नहीं। आगे देखते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे पदार्थ धातु होते हैं। ओके, उसके आगे देखते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बधुआ अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं, मतलब कि धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं जिनमें चमक नहीं होती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। ओके। कठोरता, ये तो दिखावट थी, अब कठोरता। जब आप किसी पदार्थ को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं।
धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें खरोचना या संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। रुई होगी या फिर कोई स्पंज होगा उसको आप आराम से दबा सकते हो, कपड़े को भी, बट जो लकड़ी है लकड़ी को आप दबा नहीं सकते आसानी से। आगे देख लेते हैं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धोती, कठोरता, रुक्ष को बोलते हैं खुरदरापन, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं? रीड करते हैं आगे क्या है। विलय अथवा अविलय, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं घुलने वाली, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जो घुल ना पाए, कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, तो हम उन्हें देख लेते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? क्रियाकलाप है 4 हमारा, 4 क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए, 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, मतलब धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है, क्या वो घुल जाते हैं या नहीं घुलते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.3 में आपको दर्शाना है। ठीक है, देखिए पिक्चर दे रखी है ना, क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, मतलब कि क्या लुप्त होने का मतलब है क्या चीज़ तो घुल जाती है और क्या घुलती नहीं है। तो अब हम देखते हैं, इसमें तो आपको आराम से दिख रहा है घुला ही नहीं है, इसमें घुल चुका है। तो हम देखते हैं नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होती, चौक पाउडर लुप्त हो जाता है, लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता है। नहीं होता है, हो जाता है, नहीं होता है, हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा, कह रहा है आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए या विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। यह पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। जो घुल जाते हैं उन्हें विलय बोल देते हैं और जो नहीं घुलते हैं उनको अविलय। जो घुल जाते हैं उनको विलय और जो नहीं घुलते हैं उनको अविलय। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलय कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के क्रिया कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5 हमारी क्या कहती है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति उसको घोलिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया है या नहीं। तो क्या आपने कभी किया है तेल में, क्या आपने कभी किया है पानी में कभी तेल डाला है? जितने अधिक अन्य द्रव उसको उपलब्ध हों सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। ओके, हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, कुछ तो मतलब घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, कुछ अपनी परत बना लेते हैं तेल में जो होते हैं।
हमें इसमें रखना है सिरका। क्या सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है? ओके। नींबू का रस हो जाता है, ठीक है। सरसों का तेल, सरसों का तेल नहीं घुलता है। तेल अगर हम मिलाएंगे ना पानी में तो वो घुलता नहीं है। नारियल का तेल भी नहीं, केरोसिन तो घुल जाता है। आगे देखते हैं। बूझो यह सुझाव देता है कि बूझो क्या सुझाव देता है, अब हम वो देख लेते हैं। बूझो का क्या सुझाव है हमारे लिए। ये हमारा है बूझो का सुझाव पूरा, हम इसको पढ़ लेते हैं। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो जाता है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं, क्या गैसें घुल जाती हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। तो क्या होता है, कुछ गैसें तो जल में घुल जाती हैं और कुछ गैसें जल में नहीं घुल पाती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस है। जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, जो जल में जंतु रहते हैं उनकी उत्तरजीविका, मतलब जंतु या फिर पादप जो रहते हैं जल में, उनकी उत्तरजीविका के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक गैस है। वो कौन सी गैस है, कोई बताएगा मुझे। वो है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। वस्तुएं जल में तैरें अथवा डूब सकती हैं, इस अकॉर्डिंग और देखते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में एविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसे ही देखा होगा। इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर क्या करते हैं, वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं, जो जल में घुल नहीं पाते हैं, ठीक है। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। अब हम देखेंगे इन सब का होता क्या है। तो क्या होता है, किसी को पता है इन सब का क्या होता है। तो बूझो यह चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। कौन कौन से उदाहरण हैं वो। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। दो क्या क्या होती हैं, आपको खुद पता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तैरती हैं डूबती हैं। अगर हमने देख लिया कपड़ा, कपड़ा तैरेगा डूबेगा। कपड़ा अगर गीला हो जाएगा पानी में डालती वो डूब जाएगा। और क्या लेंगे, लकड़ी, लकड़ी तैरेगी या डूब जाएगी। अगर हल्की होगी तो तैर जाएगी और भारी होगी तो डूब जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सभी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तैर जाती हैं कुछ डूब जाती हैं। पारदर्शिता मतलब आर पार दिखाई देता है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे। ये खेल तो आपने सभी ने खेला ही होगा। कौन सा खेल है, जो कि है लुका छिपी का खेल। सभी ने खेला होगा और सभी लोग खेलते भी हैं, ठीक है, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है। नहीं जी, शीशे की खिड़की के पीछे अगर हम छुप गए तो क्या होगा, जो हमें ढूंढने वाला है वो ढूंढ लेगा। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी क्या होती है, शीशा एक पारदर्शी वस्तु है, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, जो हमारे आर पार की चीज़ें उनको हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखकर
रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन जो खरीदने वाले होते हैं वो इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ठीक है, आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो टॉफ़ीज़ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होती हैं, वो सब चीज़ें एक इसी टाइप के, देखो ये जो जार दे रखा है, ये जार है ना, इस टाइप के जार में रखी होती है। देखो टॉफ़ी आपको अलग से दिख रही हैं, बिल्कुल देखो ये दिख रहे हैं इस तरह से दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। नहीं बता सकते ना। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक्टिविटी है हमारी अब 6। हम 6 एक्टिविटी को देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल तथा मक्खन डालकर इसे फैलाइए। ठीक है, मतलब कि जो चिकनी चीज़ें हैं उनको डालकर फैलाना है उनको। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी बोलते हैं। मतलब कि हम इनसे वस्तु को देख तो सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। आपने ये भी एक्सपेरिमेंट किया होगा जब हम छोटे थे, क्या आप बड़े भी हैं, अगर हम अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करते हैं तो फ़ोन की लाइट पर हाथ भी रख कर देख लेते हैं, फिंगर्स को रख कर देखते हैं तो उसमें से लाइट प्रेस होती है। पता तो है लाइट है, बट हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं कि पीछे क्या चीज़ है। उन्हें बोलते हैं हम पारभासी। ओके, कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। तो हमने लास्ट चैप्टर में यही परीक्षण किया था ना कि अगर वसा का हमें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, कागज़ पर क्या करेंगे, किसी सब्जी को रगड़ेंगे, जैसे कोकोनट है उसको रगड़ के देखते हैं तो पता चल जाता है वसा है या नहीं। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो आपको सोच विचार करना है जो पारभासी हैं उनके उदाहरणों पर। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी है तथा या फिर पारभासी है। तो आपको कैसा लगेगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर आज करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या महसूस हुआ। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। सब देख लिया। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा नहीं, पारदर्शी हैं, पारभासी हैं, अपारदर्शी हैं। पदार्थों के समूहन के गुणों में समानता व विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, और क्या करते हैं, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की वस्तुओं द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करते हैं। देखो हम इसी तरह से अपनी
बुक नोटबुक वगैरह का भी करते हैं, जैसे हमें बुक्स एक साइड लगानी है, नोटबुक एक साइड, और जिनमें खाली नोटबुक हम एक तरफ रखेंगे, साइंस की हैं वो एक तरफ रखेंगे। इस तरह से करते हैं ना, ऐसे दुकानदार करते हैं। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार, क्या कारण है वो देख लेते हैं। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन सकता है। इसके विषयों में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। मतलब जब आपको मैं दूसरी क्लासेस की तैयारी कराऊंगी तो उसमें हम करेंगे। देखिए मैंने आपको इस चैप्टर की भी प्रिपरेशन करा दी है। चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें करा दी हैं। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग। अब हम इस मैचिंग को देखते हैं, इस मैचिंग में क्या करना है। मैचिंग में हमें बताना है क्या चीज़ किस चीज़ की बनी है। ओके, चलिए तो फिर हम रेडी हो जाते हैं। सभी लोग रेडी हो जाइए और एक बार इनको अच्छे से रीड कर लीजिए क्या है ये चीज़। ये वस्तुएं हैं और ये हैं पदार्थ। तो पुस्तक किस चीज़ की बनी होती है? जो किताब होती है वो होती है कागज़ की। गिलास, पहले हम गिलास को रहने देते हैं क्योंकि गिलास कांच का भी होता है, प्लास्टिक। कुर्सी, कुर्सी होती है हमारी। खिलौने जो होते हैं, खिलौने होते हैं प्लास्टिक के, कुर्सी को भी छोड़ते हैं। जूते, जूते चमड़े के। अब हमारी कुर्सी लकड़ी की और गिलास कांच का। आई होप आप सब चीज़ समझ चुके होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और मैं आगे के लिए ऐसी ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मैं पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियो ला चुकी हूँ, आप उनको भी वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।